अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? दोनों इतराफ अपने एक दूसरे को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे के दिन गिन रहे हैं। जी हाँ, यानी कि पीटीआई और हुकूमत जो है, हुकूमती अलायंस जो है, वो एक दूसरे के दिन गिन रहे हैं कि कब कौन किसका जल्दी जो है वो तख्ता उल्टा जाएगा। पीटीआई वैसे तो अपोजिशन में है, लेकिन चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो लिहाजा इस वजह से जो गवर्नर केपी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर साहब तो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और इसी वजह से असम्बली के इजलास में जाने से गुरेज़ा हैं, असम्बली का इजलास बुलाने से भी गुरेज़ा हैं। और बतौर गवर्नर उनका ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो कह सकते हैं वज़ीर आला को कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, और वो अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं गवर्नर केपी फैसल करीम कुड्डी के वो हार जाएंगे, और फिर जाहिर है अगर ऐसा होता है तो हुकूमत उनकी चली जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ नाजरीन, यही तमाम तर चीज़ें हमें कौमी असम्बली में भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल ने कल इस्तीफ़ा दिया। दोनों इतराफ अपोजिशन और गवर्नमेंट उनको राम करने में मसरूफ़ हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं, दूसरी तरफ उनको कह रहे नहीं आप हमारी तरफ आ जाएं। हुकूमती बेंचेस ने तो जो वुज़रा ने जाके, बल्कि जिस वफ्द ने जाके मुलाकात की है, उन्होंने इस हद तक क्लेम कर दिया कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लेने पर राज़ी हो गए हैं, लेकिन फौरी तौर पर अख्तर मेंगल साहब ने उसकी तरदीद कर दी और कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको किसने कहा कि हम इस्तीफ़ा लेने पर राज़ी हो गए। क्या ये वाकई कोई ख़तरे की घंटी है हुकूमत के लिए? क्योंकि इसका एक स्टार्क माजी मौजूद है, और वो माजी ये है कि पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट घर गई थी उस वक्त भी अख्तर मेंगल साहब और उनकी जमात इत्तेहाद में थे पीटीआई के साथ। सबसे पहली जमात जिसने अपना इत्तेहाद ख़त्म किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बीएनपी मेंगल थी, और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और फिर पीटीआई की जो पूरी हुकूमत थी उनका तख्ता उल्टा गया और उनको घर जाना पड़ा। क्या यही इस दफ़ा बहुत जल्द तारीख दोहराने वाली है अपने आप को? क्योंकि एक दफ़ा फिर सरदार अख्तर मेंगल इस दफ़ा पूरी असम्बली से वो निकल चुके हैं और हुकूमत को इस बात का कसूर दे रहे हैं, रियासत को इस बात का कसूर दे रहे हैं कि हमारे तो मसाइल ही कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई हल करने वाला है, तो इस असम्बली से में बैठने का आया फ़ायदा ही क्या? तो क्या कोई हिस्ट्री दोहराने वाली है अपने आप को? अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। गुज़िश्ता किसी टॉक शो में भी गालिबन आमिर डोगर साहब ने ये क्लेम किया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर तो बाकायदा इस्तीफ़ा देने वाले थे। क्या वाकई ऐसा था? वहीं दूसरी तरफ नाजरीन, हुकूमती बेंचेस से भी बार बार ये कहा जा रहा है पीटीआई को कि आप लोग भी अपनी खैर मनाएं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, एक तो केपी गवर्नमेंट और वज़ीर आला केपी को लेकर कहा जा रहा है कि उनके पास तो वोट्स ही पूरे नहीं है, नंबर ही पूरे नहीं है, सिर्फ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की मार है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे और उनको घर जाना पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ 9 मई पे इनका जो स्टांस है वो तो वाज़े ही नहीं है। नन अदर दैन हनीफ अब्बासी ये बात कह चुके हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे आपकी कोई खैर नहीं होने वाली, क्योंकि वादा माफ गवाहों की एक लंबी कतार खड़ी हुई है जो कि आपके खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। ये वादा माफ गवाह नाजरीन कौन हैं, कहाँ हैं? हाँ, इनका इंकशाफ अब मज़ीद कितना होना है ये अब देखने वाली बातें हैं। तो किसकी जो जैसे कहते हैं ना, दोनों इतराफ से एक दूसरे को कहा तो जा रहा है और ख़तरे की बेल्स भी बजाई जा रही हैं, लेकिन किसकी अलार्म बेल्स ज़्यादा गूंज रखती हैं, हुकूमत की तरफ बजने वाली या अपोजिशन की तरफ बजने वाली? ये वक्त ही बताएगा। कौमी असम्बली की कुछ कानून साजी नाजरीन, इस हवाले से आज हम खास अपनी बात करेंगे, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द जनरल डिस्कशन अराउंड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। लेकिन जो कौमी असम्बली में कानून साजी है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो उस हवाले से कुछ चीज़ें देखते चलिएगा। जॉइंट सेशन जो बुलाया गया था वो नहीं बुलाया गया है, अब उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो कानून साजियाँ हमारे सामने हैं वो देखते चलिए नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस से मुतालिक आइन के आर्टिकल 184(3) में तरमीम से मुतालिक बिल भी असम्बली में पेश किया गया, जिसके मुताबिक अवामी नौइयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा और अपील पर समाअत करने वाला बेंच फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा होगा। तौहीन अदालत मनसूखी और तरमीमी बिल भी पेश किया गया, जिसके मुताबिक तौहीन अदालत इंसानी हुकूक के कवानीन की खिलाफ वर्जी है और पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाता और मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजा जाता है, ये मंतक है। नूर आलम खान ने आर्टिकल 59, 51 और 106 में तरामीम का बिल पेश किया, जिसके मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाएगी। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में भी तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत नहीं रख सकते हैं ये तमाम लोग। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल को मौखर कर दिया और आज सेनेट की जो कायमा कमेटी दाखिला ने वफाकी दारुल हुकूमत में पुरअमन जलसे जुलूस का बिल कसरत राय से मंजूर भी कर लिया, जिसके मुताबिक
वफाकी दारुल हुकूमत में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। जाहिर है ये जो बिल है ये अभी तो पीटीआई के ही गले पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के जो जलसे के मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़कर दे रहे। इजाज़त मांगी जाती है, फिर कॉल ऑफ भी कर दिया जाता है। वो पीटीआई खुद आगे नहीं बढ़ा रहे हैं या हुकूमत उनको रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश लगा रहे हैं, ये भी पूछेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इस तमाम मामलात पे। मिस्टर उमैर खान न्याजी मुझे ज्वाइन करते हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेरी वार्म वेलकम आपको उमैर साहब, न्याजी साहब। बैरिस्टर दानियाल चौधरी नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और तमाम तर मामलात पे गवर्नमेंट के जो पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद दानियाल साहब। और कंवर दिल शाह साहब नाजरीन पूरी बात पे एक अपनी न्यूट्रल व्यू और अपनी राय रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं कि वो क्या समझते हैं अपने पर्सपेक्टिव में। फॉर्मर सेक्रेटरी फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको भी बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ आपसे करती हूँ न्याजी साहब। ये अब आ गया है बिल कि अगर आपने बगैर इजाज़त के जलसा किया तो फिर 3 साल की कैद है, फिर 10 साल की कैद है। आप तैयार हैं इन तमाम कैदोबंद के लिए, या फिर पहले की तरह आप सुबह सुबह सवेरे खान साहब से जलसा मनसूख करवा देंगे? नहीं, देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटी तो एक बुनियादी आइनी हक है और तमाम जमातें करती आई हैं। देखें, पीटीआई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लानी है 100 दफ़ा ले आएँ। देखें, जिस वक्त मजहबी तंजीमों ने करना होता है वो कोई इनसे इजाज़त तो नहीं लेती। जब उन्होंने रेड जोन में घुसना होता है तो मिनट लगता है, वो रेड जोन में भी दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ की समझ ही नहीं आ रही कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। और देखें, जो आज ये खड्डा खोद रहे हैं, कल को उसमें इन्होंने खुद गिरना है, क्योंकि टेबल तो टर्न होते हैं। गवर्नमेंट कितनी देर चलेगी, ठीक है, अपना टाइमलाइन पूरी करती है, नहीं करती। आज जो ऐवानों में, कल को उन्होंने सड़कों पे होना है। तो कानून जो भी हो उसको एक बैलेंस कानून होना चाहिए, आने वाले वक्तों को भी देखें। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल राइट्स को जब आप इस तरह स्क्वीज़ करते जाएंगे ना, तो आप सूरत हाल वही बना रहे हैं जो आज बलोचिस्तान में बन गई है। कि शुरू में आपने लोगों को राइट्स डिनाई किए और आज आपने इतना फर्दर एलिनेट किया है कि आज उनका इलेक्टेड मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता है कि वो अपने आप को इररेलेवेंट फील कर रहा है, अपनी आवाज़ नहीं आ रही, और इस वजह से वो ऐवान छोड़ा है। तो ये इस तरह स्पेस ख़त्म करते जाएंगे तो हम मुल्क को खुद स्पेस इन्होंने ख़त्म की है, वो कहते हैं आपने ख़त्म की है। स्पेस ख़त्म करने की शुरुआत आपने की हाइब्रिड सिस्टम और 1 पेज थ्योरी को मुतारिफ करवा के। अब तो वो कहते हैं कंटिन्यूटी है, जिसमें हम लोग भी अब फंस गए। ये तो बहुत आपको पीछे जाना पड़ेगा। देखें, अगर देखें, हमारे तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, 2018 का आप हवाला दे के कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम। देखें, 1990 में कौन लेके आया था इन्हें? उस पर अगर मैं ये हवाई बात तो नहीं कर रहा, असगर खान की जजमेंट मौजूद है 2012 की सुप्रीम कोर्ट में। उसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है कि नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने इनको बैग्स दिए या नहीं दिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रूव्ड है। FIA आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देखें, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, किधर कहीं ठीक करना है तो उसका स्टेप लेना पड़ेगा। आज इनके पास मौका है। ठीक है, हमने एक इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम ही सही, इलेक्शन धांधली ज़्यादा है। वही आवाज़ अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, वही आवाज़ अचकजई साहब की तरफ से आ रही है, वही आवाज़ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आ रही है। तो इस पर कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन इसको प्रोब कर ले। अगर हम गलत हैं, ठीक है, हम अपनी बात वापस ले लेंगे, मगर कम अज़ कम इस सिस्टम को रोबस्ट होना चाहिए, सिस्टम की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इस तरह अगर हम प्रॉब्लम्स को कारपेट के अंडर ब्रश अंडर करते रहेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। वो इतने एक्यूट हो जाएंगे कि कल को पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो जाएगी, जिसका आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे इजहार किया और कल अख्तर मेंगल साहब ने। ये बात सही है कि हर कोई ये वाली बात कर रहा है, पार्लियामेंट की के इररेलेवेंट होने का खदशा जाहिर कर रहा है। दानियाल साहब, अब ये तमाम मामला आपके सामने है, फिर ये जो क्लेम है ये कितना सही था कि शहबाज शरीफ साहब गालिबन इस्तीफ़ा देने वाले थे? कल आमिर डोगर साहब ने, वो भी न्याजी साहब की तरह आपके कॉलीग हैं, असेंबली के मेंबर, नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है एक प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देने वाले थे, और अगर पीपल्स पार्टी ना हो, विच इज़ फैक्चुअली करेक्ट नंबर्स के हवाले से, तो आपकी तो गवर्नमेंट जो है वो 1 सेकंड की मार नहीं है। थैंक यू जी मोना फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर। देखिए, कितने सेकंडों की मार है ये तो पार्लियामान ही बताएगी, लेकिन जहाँ तक बात है हुकूमत लेने की, तो हम डे 1 से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था वो यही था कि आप कोई अपोजिशन पार्टी वो बैठ के मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है तो दे आर मोर देन वेलकम टू मेक इट। हम पंजाब को संभालेंगे और पंजाब में काम करेंगे। दूसरी बात, हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया अपने मुल्क के लिए, और पाकिस्तान को इन मसलों से, इन महरूमियों से,
इन इशू से निकालने के लिए। और उसकी वजह से आज महंगाई की, अगर आप ट्राइब्यून का आज मेन पढ़ें तो उसमें आपको नज़र आता है कि किस तरह महंगाई की शरह में कमी आई है, किस तरह फूड इन्फ्लेशन कम है, जिस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, किस तरह IMF के दबाव के बावजूद आपकी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो की है, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम ये नहीं कहते कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आपका मुल्क बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इसमें बहुत सी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है और हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इनको ठीक करेंगे। हमें आगे स्पेस देने का मकसद ये था कि हम वो वाहिद जमात हैं इस मुल्क की जो सोशल मीडिया की जमात नहीं है, जिन्होंने सिर्फ गाली गलोच, नफ़रत, जलाओ घिराव की बात नहीं की। हमने डिलीवरेंस के ऊपर बात की, डिलीवर किया। और अगर कोई जमात हमसे मौज़ना करना चाहती है डिलीवरेबल्स के ऊपर कि भाई आपने ये मंसूबा लगाया, हमने ये मंसूबा लगाया, आपने 2 मंसूबे कम लगाए, हम 2 मंसूबे ज़्यादा लगाए हमने, तो हम उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जमात ये कहे कि रोडों के ऊपर गाली गलोच और इन चीज़ों में कौन मकबूल है, तो वो दैट इज़ वेरी एविडेंट। आर पॉपुलैरिटी इज़ आर डिलीवरेंस। और इस मुश्किल वक्त में, इस बहरान में, अगर तो कोई जमात दानियाल साहब ये बताइएगा, आप इनको जलसे रोकने के लिए और इस तरह के टारगेटेड कानून साजियों को, तो वो मुस्लिम लीग नून ही है। इस तरह की टारगेटेड कानून साजियों की फिर क्या ज़रूरत है? जैसे अब खान साहब ने अब ये भी कॉल दे दी है, आज उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा है कि एक ही इदारा बचा था सुप्रीम कोर्ट, अब उसको भी तबाह करने पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो गामजन हो गई है और अगर ऐसा हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज की जो है वो PTI कॉल देगी। फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में इस उजलत से चीज़ें ला रहे हैं और बिल्स ला रहे हैं? कल गालिबन आपने भी कुछ मुतारिफ करवाया है। देखिए, अगर तो आप बात करिए कानून साजी की सेनेट की हद तक, तो उसका जो बेहतर जो उसका एम्बिट है वो आपको कोई सेनेटर ही बता सकता है। लेकिन मैं आपको हुकूमत की तरफ से, और यह हुकूमत नहीं, एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मैं आपको, या एज अ पॉलिटिशियन मैं एक बात बता सकता हूँ कि देखें, इस हालात में आपका मुल्क जहाँ है वहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है बहुत सी चीज़ों की लेजिस्लेशन के ऊपर। और एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत सख्त ज़रूरत है वो ये है कि योर कंट्री इज़ गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। ये नहीं हो सकता कि आपका चाइना का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बैठा हो या चाइनीज़ प्रेसिडेंट बैठा हो और कोई उसके विज़िट को सबटाज करे डी चौक बंद करके। ये नहीं पॉसिबल कि आपके हाई लेवल डिग्नेटरीज पाकिस्तान आ रहे हों और आपने ब्लू एरिया, डी चौक और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को ब्लॉक किया हो। एज अ समवन हु हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स फॉर ईयर्स और डेकेड्स, मैं ये समझता हूँ कि आपको इसको बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको क्लैरिटी लेके आनी चाहिए। ब्लू एरिया तो या डी चौक तो नहीं आ रहे थे ना, वो तो पहले तो वो पहले तरनौल में थे। देखिए, जब उनका इंतजामिया ने उनके जलसे के ऊपर आखिरी दिन उनकी NOC कैंसिल कर दी, तो तरनौल तो बहुत दूर है, वहां पर ये लोग चुपचाप बैठे रहते, क्या जाता आपका? नहीं, अगर अब आपने 2 सवाल पूछ लिया, आपने पहले लेजिस्लेशन की बात की, अब आपने तरनौल जलसे की बात कर ली, तो लेजिस्लेशन पे भी तो वो हुआ है ना, आई मीन जलसों पे भी तो ये आई है ना लेजिस्लेशन। इसमें कोई चीज़ लेजिस्लेशन, अगर कोई लेजिस्लेशन नहीं, वही तो, अगर नहीं, आप तरनौल वाला सवाल तो अलग है, लेजिस्लेशन तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है कि अगर उस लेजिस्लेशन में आप, अगर हम जगह मुख्तस कर दें, हम तरनौल नहीं मुख्तस कर सकते, वो आपका हब है, एक पॉइंट है जो चौक हो जाता है, छोटी सी रोड है। आप इस्लामाबाद के गिरदोनवा में ऐसे एरियाज़ जो हमारे लिए भी, इनके लिए भी और तमाम अपोजिशन के लिए मुख्तस कर दें, जिसमें पार्लियामेंट के पास रखा जाए ये बिल और पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामान इस पे वोट करे और अपनी चॉइस ऑफ प्रोसेशन की जो जगह है वो चूज़ कर ले। बरतानिया जैसे मुल्क में भी आपके स्पीकर कॉर्नर है, अमेरिका जैसी जगहों में भी आपके प्रोटेस्ट करने की जगह हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसको कन्फाइन कर देते हैं एक विसिनिटी के अंदर, तो उस ये होगा कि जो दहशतगर्दी की लहर है, जो ये तो बड़ी जायज़ आप बात कर रहे हैं कि आपके ठीक है, आप एक जगह मुख्तस कर दें, ठीक है, डिस्टर्ब होती हैं, तो उनको वो एड्रेस हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक बात है उनको रोकने की, देखिए मैं उससे एग्री नहीं करता, उनका आईनी हक है और उनको इजाज़त देनी चाहिए। और जहाँ तक तरनौल की आपने बात की, देखिए तरनौल का तो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ NOC कर दिया था, उसकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने अपनी जो व्यू पॉइंट दिया और अपना जब बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इश्यूज़ हैं, क्योंकि कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट भी एक्टिव हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से फिर वो NOC कैंसिल हुआ। और NOC कैंसिल होने से पहले इमरान खान ने अपना भी व्यू पॉइंट दे दिया था और इमरान खान ने की मुशावरत से मेरे ख्याल से इन्होंने, जी ये बात सही है, ये बात सही है कि खान साहब ने भी अगली सुबह जो है वो जलसा मंसूख कर दिया था।
कमर दिलशाद साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो कानून साजियां हो रही हैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट को लेकर, ये ठीक है? क्योंकि हुकूमत तो कहते हैं हमारा जो दिल है वो बिल्कुल ठीक जगह मौजूद है इन तमाम कवानीन पर। हम जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं ताकि स्पीडी मामला चलें। अगर हमने कह दिया कि एक कंटेम्प्ट के ऊपर एक बड़ा बेंच फैसला करेगा तो कंटेम्प्ट से सियासतदानों का कला कमा नहीं करना चाहिए, ये भी बात वो कहते हैं बड़ी हमारी अच्छी लेजिटिमेट बात है। आमतौर पर जो पार्लियामेंट की रवायत है या पार्लियामेंट एक्ट है, उसमें जो प्राइवेट बिल होता है उस पर गौर खोज तो किया जा सकता है, उसको मुतल्लिका जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वहाँ भी पेश किया जा सकता है। लेकिन कानून साजी करने के लिए हुकूमत की तरफ से जो है वो बिल पेश किया जाता है किसी प्राइवेट बिल की तरफ में। माजी में प्राइवेट बिल मुस्तरद होते चले गए, वो किसी पार्टी से भी हों। जैसे कि सेनेटर मुश्ताक साहब को बड़ा शौक था कि बार बार प्राइवेट बिल पेश करते थे लेकिन वो मंजूर नहीं होता था। अब जो आलम अखुनजादा साहब ने जो बिल पेश किया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं उस पर एग्री करता हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि तौहीन अदालत का मामला जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देता हूँ, क्योंकि हमारे एंकर होंगे या हमारा मीडिया हाउस वो तारीख से बिल्कुल नावाकिफ हैं। मैं आपको तारीख बताता हूँ। ये जो पेशावर में एक वाक़या पेश आ गया था, चीफ जस्टिस थे सफदर अली शाह। सफदर अली शाह ने एक यूसुफ, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था वो, तो उसकी उन्होंने एक अपना आर्टिकल लिख दिया जस्टिस सफदर के खिलाफ, तो उन्होंने तौहीन अदालत लगा दी। तो पाकिस्तान भर के तमाम बड़े बड़े लायर्स वहाँ पेश हुए और एस एम जफर साहब पेश हुए, और एस एम जफर साहब ने सिर्फ 1 रुपया फीस ली थी। तो उन्होंने मुतालबा किया था कि जनाब ये तौहीन अदालत का केस ख़त्म कर देना चाहिए। हर शहरी का फ़र्ज होता है कि वो अदलिया के फैसले पर बाकायदा अपनी राय भी दें। जजेस हजरात के अगर कोई मिसकंडक्ट जा रहा है उसको तवज्जो दिलवाने के लिए बाकायदा कॉलम लिखें, आर्टिकल लिखें, उस पर कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस नवाब साहब उन्होंने सजा दे दी। यूसुफ बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था वो यूसुफ, तो उन्होंने जब सजा दे दी तो उस वक्त के जो थे लाहौर वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर हक ने वो 1 घंटे में वो ख़त्म कर दी। तो इस लिहाज से ये जो मामला है ये कंटेम्प्ट का ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं वो तो चले, आपने जर्नलिस्ट के हवाले से, मतलब ये जो बड़े बड़े कौमी नौयत के केसेस हैं ये तो हमें किसको भूल सकते हैं, ये उनका हवाला ज़्यादा अहम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी, उन पे भी अगर कंटेम्प्ट के, आपको पता है नवाज शरीफ साहब के टाइम पे बड़े लोग बरतरफ हुए, तलाल चौधरी पे कंटेम्प्ट और निहाल हाशमी और दानियाल अजीज हजरात हैं, उनको पता होना चाहिए कि तारीख क्या कहती है। जस्टिस सफदर अली शाह का जो केस था कंटेम्प्ट का, वो क्या दिलचस्प केस था। वो ये हुआ था कि चीफ सेक्रेटरी थे इंजाद नाइक, उनके लिए एक 5 बेडरूम 7 बेडरूम का हाउस बनाया गया था गवर्नमेंट। तो आप सही, आपने तारीख का हवाला देके बताया कि ये यानी आप सही समझते हैं इस कानून को। उसमें मामले केस चला, मामले जब तक सारे मामला को देखना चाहिए कि माजी में क्या होता रहा। अब ये है तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला कि कंटेम्प्ट खत्म हो जाना चाहिए। और जजेस की तादाद बढ़ाना आप समझते हैं ठीक है? इससे कानून जो है वो स्पीडी ट्रायल हो पाएगा अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ये देखें मुन्ना आलम, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो लोगों को एक रहनुमाई भी दें। रहनुमाई देना ये चाहिए कि ये जो पार्लियामेंट के बिल आ रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं आगे, इससे अवाम का कोई वास्ता नहीं है। अवाम को इससे ठीक नहीं मिलना, इससे महंगाई खत्म नहीं होनी। आप फैसले करें कि मुल्क में क्या हो रहा है, आइंदा क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है हमारे हाथ से निकल चुका है, वहाँ कोई गवर्नमेंट की रेट नहीं है, जिसकी राठी उसकी बहस चल रही, उस पर बहस करें। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मैंने अभी हाल ही में पाकिस्तान के अहम तरीन शख्स को मैसेज भेजा है कि जो बलूचिस्तान का मसला है, बलूचिस्तान का कोई मसला नहीं है। बलूचिस्तान तो 1947 से लेकर 1970। अच्छा, बड़े अहम तरीन शख्स को आपने मैसेज भेजा है पाकिस्तान के? ये खाने बनाए हैं आपका बलूचिस्तान सुबह 1 जुलाई से 70 को, उस पर कोई बात ही नहीं करता। तो उस अहम तरीन शख्स ने आपको क्या जवाब दिया? उनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से था या पॉलिटिकल एलीट से था? ये सारे सियासी नारे हैं, सरदारों को पैसे देने हैं। जनरल मुशर्रफ साहब ने 32 अरब रुपया दिया था बलूचिस्तान के लिए, तो कहाँ गया वो? बाकी जो देती रही है पैसा। चले, आपने पैगाम तो अच्छा दे दिया कंवर साहब, जवाब क्या आया आपको? हाँ में जवाब आया या आपकी बात आप समझते हैं कि नहीं पहुंची सही कानों तक? चल रहे हैं, हम तो कहते हैं कि फजूलियात की बातें हो रही है। पार्लियामेंट बिल पास कर रही है, बिल पास, अवाम को क्या फायदा बनना है? बिल पास होती था ये तो वैसे ये मुझसे ज्यादा रहनुमाई आई थिंक दानियाल साहब को आपने उनको पैगाम दिया है कि आप ये क्या कर रहे हैं, कानून साजियां, इससे अवाम का कोई लेना देना नहीं। दानियाल साहब प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट, बट ब्रेक ऑब्वियसली। और न्याजी साहब से भी पूछेंगे कि वो क्यों कह रहे हैं कि ये अब एक ही इदारा बचा था उसको भी ये लोग तबाह करने जा रहे हैं, क्या मंतक है इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने का? आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे अहम मामला ब्रेक से कबल उठाए गए थे। हसनात मलिक साहब भी अब हमें ज्वाइन करते हैं। मायनाज रिपोर्टर हैं और जर्नलिस्ट हैं। तमाम तर ये जो खास तौर पे कोर्ट रिलेटेड मैटर्स हैं, क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट से ऑन ऑल द मैटर्स। वेरी वार्म वेलकम आपको मलिक साहब। बल्कि आप न्याजी साहब, आपकी इजाज़त से मलिक साहब, आपके अपने असेसमेंट में ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं ख़ास तौर पर अदलिया मुंसलिक, ये हार्ट एट द राइट प्लेस है गवर्नमेंट का, या आप समझते हैं जैसे खान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है, उसे तबाह किया जा रहा है वरना हम मुल्कगीर हड़ताल करेंगे अगर नहीं किया तो? देखिए जी, टाइमिंग पे बात हो सकती है, टाइमिंग मुनासिब नहीं है। इस हवाले से एक जो चीफ जस्टिस हैं आगे फ्यूचर के, जैसे मंसूर अली शाह, उनका 3 साल का टेनोर है। उससे पहले आप अगर ये जजेस की तादाद बढ़ाएंगे और फिर अपॉइंट भी कर देंगे, क्या उसके मैसेज जाएगा? फिर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ख़त लिख दिया है कि जी जजेस की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो जल्दी नाम इनिशिएट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान शुरू कर दें। तो ये चीज़ें तो वो पहले भी कर सकते थे। अब ये क्यों महीना डेढ़ पहले? इससे पहले हम देखते हैं साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क थे, उन्होंने 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट रोक दी थी कि जी ये फ्यूचर चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, उनसे भी जो इनफॉर्मली कोशिश की जा रही है कि कंटेक्ट किए जाए, उनसे भी कोई जो निज़ाम मौजूदा चल रहा है इसको एश्योरेंस ली जाए कि चलता रहे। और उसके लिए ये है कि इस किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ होती हैं कि जी जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, मुख्तलिफ बिल आ रहे हैं। गवर्नमेंट आप समझते हैं कि प्रेशराइज कर रहे हैं इनकमिंग चीफ जस्टिस को, लेकिन वो सीनियरिटी वाइज तो आप ठीक फरमा रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक्सटेंशन की भी तो कुछ बातें चल रही थी। बिल्कुल, जुडिशियल पैकेज की बात भी हो रही है कि जुडिशियल पैकेज, अब जुडिशियल पैकेज में नंबर इशू है कि नंबर कम है। अब देखना है 2/3 नहीं है जी, उस हवाले से फिर ये होता है कि जी चीफ जस्टिस काजी फैसल इंटरेस्टेड नहीं है जी। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियर फिर उन्होंने कहा कि जी वो अगर सबकी 3-3 साल टेनोर बढ़ा दिया जाए तो फिर इशू नहीं, फिर ठीक है। मैं तो पहले भी यही प्लान तो यही था कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन तो नहीं थी, पहले भी ये था कि हर जज के 3-3 साल बढ़ा दें। लेकिन देखिए इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी फैसल और पीटीआई में जो खलीज है वो बहुत ज्यादा है। माजी में साकिब निसार और नून लीग की थी, नून लीग पे बहुत ज्यादा शिकायत नून लीग की थी, साकिब निसार पे, पीपल्स पार्टी की इफ्तिखार चौधरी पे थी, काजी फैसल साहब पे पीटीआई की हैं, और कई चीज़ों पे पीटीआई हक बजाने भी है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ चीज़ें चली हैं, कुछ चीज़ों में इन्होंने ज्यादती भी की है। तो जैसे ये रेफरेंस वगैरह लेके आए थे ना अपने दौरे में, देखिए माजी इनका ये खत लिखना, ये करना, ये चीज़ें देखें जजेस पे आप रिक्यूजल किसी इनडायरेक्टली करें या करें, ये अब चीज़ें आपको हिस्ट्री पे छोड़ देनी चाहिए। यूरिस्प्रूडेंस भी ये है कि जज खुद डिसाइड करता है कि वो केस बैठे किसी बेंच से उठे या नहीं, आपके कहने से कोई नहीं है, ये लोग। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा मिजाज भी ये नहीं समझे, वो मजीद ऑफेंड हो गए जस्टिस काजी फैसल। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, जजेस, हालांकि जजेस को ऑफेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इन हालात में हुकूमत का जो प्लान मुख्तलिफ चल रहे हैं उनमें से कौन सा कामयाब है। मखसूस नशिस्तों में भी कोशिश होगी कि रिव्यू एक्सेप्ट हो, इसी वजह से कहा जा रहा है डिटेल जजमेंट क्यों डिले की जा रही है। और मेरा ख्याल है कि कोशिश भी होगी कि जजेस 2-3 को कन्विंस किया जाए आर्गूमेंट करके। तो वो तो वैसे कानून भी ला चुके हैं गवर्नमेंट ना उस हवाले से। आपको याद है वो जो मखसूस जजमेंट का फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था हल्फ नहीं चेंज कर सकते ये लोग, इलेक्शंस एक्ट में जो तरमीम की है गवर्नमेंट। देखिए फिर इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद तो नहीं किया, नहीं किया। इलेक्शन कमीशन भी वेट कर रहा है जी। तो मामला ये कि गोया ये कि स्टैग्नेंट है और जी, और मेरा ख्याल है जो स्टेटस को है वो सूट कर रहा है पीटीआई को भी और जजेस को भी। जो ये लोग तो कह रहे हैं, इन्होंने तो बल्कि मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, अदालत से रुजू किया है कि जल्दी उसको फैसले पे अमल दरामद कराएं। अगर जुडिशियल पैकेज पहले प्लान है कि जी उसको रोका जाए या चीफ जस्टिस काजी फैसल एक्सटेंशन ना ले पाए, तो स्टेटस को चल रहा है वो तो सूट कर रहा है ना इनको। आप ऐसी ही बात है न्याजी साहब, आपको सूट भी कर रहा है, आप कुछ मामलों पे इस वजह से चुप भी बैठे हुए हैं। नहीं, ओवरऑल और आपने बिला वजह एक सींग भी फंसाए हुए हैं ना, ये तो आपका तीसरा क्राइसिस है। 9 मई है, फिर अब कुंडी साहब भी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर केपी की कोई अक्सरियत नहीं है, डीआई खान आपके हल्के से बिल्कुल साथ ही है। देखें डीआई खान ओवरऑल सूरत हाल देखिए पीटीआई की ड्राइविंग फोर्स कौन है? वो सिर्फ एक फ़र्द वाहिद है, इमरान खान। मतलब इस वक्त अगर अली अमीन खान एस CM KP के भी क्लेम करें कि जी वो ऑन देयर ओन गवर्नमेंट चला सकते हैं तो नहीं।
खान साहब की बैकिंग है, खान साहब का इशारा है तो चीज़ें चलती हैं। और जब तक खान साहब की सपोर्ट उन्हें हासिल है, एक भी MPA नहीं हिलेगा। देखिए, लोग खिलाफ बोलते रहते हैं, चीज़ें होती हैं, लोगों के इश्यूज़ भी होते हैं और कई जगह जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं कि नहीं सुना गया, कहीं फंड्स की एलोकेशन का मसला हुआ, ये कंसर्न्स होते हैं। मगर जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, सारे वज़रा एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, तो इस वजह से एक इंक्वायरी भी कराई गई ना, एक इंक्वायरी भी कराई गई। चले अब अगले बंदे के पास राइट ऑफ अपील भी है, ठीक है, चीज़ें अनडू भी हो सकती हैं, खान साहब खुद उसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर चीज़ें इस तरह नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल। जैसा कुंडी साहब ने कहा, देखें इतना है, कर दें, मूव कर दें। उल्टा और अली अमीन को लाइफ लाइन मिल जाएगी कि 6 महीने तक फिर कोई मूव भी नहीं कर सकेगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। हाँ जी, तो वो इस तरह का कुछ नहीं KPK में होना लगा, ये वक्ती तौर पर जो है ना सिंह फंसे। जहाँ तक आप जुडिशरी वाले मामले की जो बात करें, देखिए जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है और आपका एक किस्म का एम्पायर का रोल इख्तियार करता है। जब तमाम इदारे लड़े हुए होते हैं, उनका डिस्प्यूट किधर जाता है? जुडिशरी पे, और एक वाहिद इदारा है जिस पे सबका एतमाद है। तो हम अगर उसमें इस तरह की बेंच फिक्सिंग के मामलात करें या जुडिशल कू लाने की कोशिश करें, वो बैकफायर करेगा। वो क्यों बैकफायर करेगा? देखें, हमारा मसला नहीं है, हम एज PTI देखें वो खुद इदारा है, इदारे ने। आप लोग बेनिफिशियरी नहीं थे न्याजी साहब जब 2017 वगैरह में चल रहा था मामला? नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए थे, उनको हटाया गया था। वो तो नाअहल किया, ये मैं जुडिशल को उस सेंस में कह रहा हूँ कि नंबर बढ़ा के आप किसी तरह से एक, जिस तरह से हसनात भाई ने बात की ना कि जी शायद जो इनकमिंग चीफ जस्टिस को माइनॉरिटी में करने की कोशिश की जा रही है, या उनके राइट के ऊपर आप करने की करें। देखें, वो अनडू इस तरह हो जाता है। देखें, जो जुडिशरी है उसने अपनी जुरिसडिक्शन बड़ा जेलसली गार्ड करनी है, क्योंकि उसमें अल जिहाद ट्रस्ट का केस ऑलरेडी मौजूद है। आर्टिकल 175A बड़ा क्लियर है कि सीनियर ने CJP होना है, ठीक है, और बहुत सारे मामला। इस तरह की चीज़ें आप किस तरह से करेंगे? वो फॉरेन अमेंडमेंट भी चैलेंज हो जाएगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए भी, ठीक है, वो मुझे नहीं लगता लाएंगे, ये अगले वीक में कुछ करेंगे। मगर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, गवर्नमेंट के पास खुद क्लैरिटी नहीं है, गवर्नमेंट कंफ्यूज कर रही है। मतलब आप किसी पीपल्स पार्टी वाले को आपके बुला लें कि उनको कोई क्लैरिटी हो, उनके साथ कोई व्यूज़ की शेयरिंग, कोई बंद कमरों में जो हो रहा है, जिस वजह से इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन वोट तो उनके दिए जा रहे हैं, वो प्राइवेट मेंबर के तौर पर बिल लाते हैं, ठीक है, वो हो भी जाता है मंजूर उसी हाउस से जो आप कह रहे हैं कि इनके साथ ऑन बोर्ड ही नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल तो ये दानियाल साहब भी लेके आए थे, वो तो डिफर हो गया। अब अगले वीक लाएगी गवर्नमेंट, लाएगी जिसको कैबिनेट की अप्रूवल होगी, और वो लाते भी हैं। देखिए, वो सब्जेक्ट टू चैलेंज है, चैलेंज तो होना ही होना है। ये आप बात कर रहे हैं दरअसल जो ये एक्सटेंशन जिसको हम मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाएंगे। इस वक्त सारी दौड़ यही हो रही है, जैसा हसनात भाई ने कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाने पे फोकस होगा कि किसी तरह से अगर CJP नए आ भी जाते हैं तो उनको अंडरमाइन करें कि राइट ऑफ अपील। देखें, जो नूर आलम साहब ने भी मूव की ना, वो प्रैक्टिस एंड ये वो सारा इशारा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट लाएगी। मतलब उसमें जो है ना करेंगे कि जी जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो 3 से बढ़ा के 5 जजेस में कर दिया जाए। मतलब इस तरह की ये चीज़ें करेंगे जी, मतलब खुद ही इंटेंगल हो रहे हैं। बताएं दानियाल साहब, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं आपके जवाब देने को। आप लोग एक इनकमिंग चीफ जस्टिस के इस्तेकाक के ऊपर आप लोग हमला कर रहे हैं गोया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो चीफ जस्टिस हैं, ही इज़ पार्ट एंड पार्शल ऑफ द कंट्रीज इंटरेस्ट, एंड वो जितनी सेफ गार्ड हम करते हैं उतना ही सेफ गार्ड वो करते हैं। और गवर्नमेंट को नहीं, हम इनकमिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं कि आप उनके आमद से पहले वो काम कर रहे हैं जो कि उनकी एक तरह से प्रेरोगेटिव है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, जो प्राइवेट मेंबर बिल था जो डिफ़र हुआ है वो नेक्स्ट अपने उसके ऊपर विल बी पुट अगेन, और इसका बहुत से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स हैं जो इस तरह के बिल्स पहले भी पेश होते रहे और पेश हुए, और वो गए भी कमेटीज़ में और कमेटीज़ में डिस्कशन के लिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसके ऊपर क्या होना है, बट दैट बिल विल बी सेंट टू द कमेटी नेक्स्ट वीक। जहाँ तक जजेस की बात है, देखें, आपके मुल्क में 54,000 ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर बैकलॉग है। वो 54,000 लोग वो हैं जो बेचारे अपने इंसाफ के लिए हर हर दरवाज़ा खटका रहे हैं। ये हमारे पार्लियामेंट का, हमारा एज पार्लियामेंटेरियंस, ये स्पेशली समन हु इज़ अ लॉयर, ये हमारा जो है ये दिस इज़ आवर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस की, और हमारी ड्यूटी है टू एड्रेस दैट। उसकी वजह से एक्सपर्ट जजेस की ज़रूरत है, और जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाना चाहिए। जब लास्ट तरमीम आई थी तो तब आपकी आबादी थी तकरीबन 16 करोड़। आज हम ठीक हो गया। ये तो आप एक जेनेरिक बात आप फरमा रहे हैं दानियाल साहब, लेकिन अभी जैसे हसनात साहब ने कहा टाइमिंग भी तो दिलचस्प है ना। इसके पीछे आप ये थोड़ा वेट कर लेते, अगले चीफ जस्टिस आ जाते, तब आप ये तमाम चीजें उनको करने देते। आप मुझे बात बताएं
कि अगर हम 6 महीने बाद करते या 6 महीने पहले करते तब ये बात होती, लेकिन चीज़ वो है कि जो होनी है, तो जब होनी है तो उसको करना ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी डन एंड इट विल बी डन इंशाल्लाह। और जहाँ तक ये बात पहले हुई कि गवर्नमेंट अपने चीज़ों से भागती है या भाग रही है, गवर्नमेंट ने जब अपना कोई बिल लाना हो तो ढंके की चोट पे लेके आती है, पहले भी लेके आई, आगे भी लेके आएगी। नहीं, आप लोग सारे बिल्स जो हैं गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पीएमएलएन के एमएलएज एज प्राइवेट मेंबर्स बिल। ये दिलचस्प बात नहीं है, मतलब ये सारे बिल्स वो हैं जो गवर्नमेंट के हैं, फिर आप उसको बतौर प्राइवेट मेंबर्स का एक लबादा क्यों उड़ा रहे हैं? मोस्टली मैंने इंट्रोड्यूस करवाए बिल्स, मोस्टली बिल्स इंट्रोड्यूस कराए जी, और वो इसलिए कराए क्योंकि आई एम अ लॉ स्टूडेंट माई सेल्फ। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बिल्स, आई अंडरस्टैंड कि इनको हल करना चाहिए इसके ऊपर, और मैं इसलिए हमने इंट्रोड्यूस करा के पार्लियामान के सामने रखते हैं कि जो लोग इसके फॉर या अगेंस्ट वोट करना चाहें, इट्स राइट। ये पार्लियामेंट का प्रोग्रेटिव है, ये पार्लियामेंट की पावर्स हैं टू डिसाइड कि वो चीज़ों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम सब वहाँ नुमाइंदे बैठे हैं लाखों लोगों के, और अभी और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी और बहुत सी अमेंडमेंट्स आएंगी, उन पे और चीखें निकलेंगी, और भी अमेंडमेंट्स आएंगी। आपने बैड न्यूज़ सुना दी है न्याजी साहब को कि वो अभी उनको पूरी नहीं पड़ रही है, आपने कहा और आने वाली है। देखें, नहीं, इसमें कोई बैड न्यूज़ नहीं है, इसमें बैड न्यूज़ नहीं है, सिर्फ इसमें ये है कि चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। देखिए, लोग बाज़ दफ़ा मेरे ख्याल से, आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव बीन शाय ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल्स। देयर आर सर्टेन बिल्स दैट हैव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, दे आर नीड ऑफ द आवर एंड दे नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। वो लेट हों जल्दी हों, लेकिन अब उनकी ज़रूरत है, और ये उसी वजह से इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और कुछ और बिल्स भी आएंगे शायद जो अपोजिशन को अच्छे ना लगे, बट देन अपोजिशन हैज़ द राइट टू वोट against them and the people who want to vote for them, they have the right to vote for them, और जिसकी मेजॉरिटी होगी वही फैसला पार्लियामान जो है। और ये पीएम के रेजिग्नेशन की जो एक बात पीटीआई के एक एमएनए ने गुज़िश्ता रोज एक की है, वो आप डिनाई कर रहे हैं कि तरदीद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वाज जस्ट अबाउट टू रिजाइन। उस पे कहूँगा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, वाह, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले अरमान हमारे फिर भी कम निकले। ये इनके अरमान ही रह जाएंगे। हम तो पहले दिन से हम ये कहते हैं कि अगर कोई चाहता है तो आके ले ले, अगर कोई एक्सपीरियंस है संभाल सकते हैं तो ले लें। अगर आज इस मुश्किल टेस्ट में मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी कैबिनेट और उनकी टीम जिस तरह डिलीवर कर रही है, चीज़ों को निकाल रही है, जिस तरह ये बैठ के हमारे जो अपोजिशन के भाई थे ये हर रोज़ हाथ उठा के दुआएं कर रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, IMF इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे, IMF के बाहर प्रोसेशंस कर रहे थे। रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे, Pakistan is on a better position where it was a week or a month or a year before। और इस तरह आप ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ें कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। और सही हो गया, इस पे वापस आते दानियाल साहब, क्योंकि जैसे कैसर बंगाली साहब कितने पाए के इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो कह रहे हैं कि दिवालिया हो चुका है, और बिल्कुल अदरवाइज भी कुछ व्यूज आ रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन, कुछ और कानून साजियां भी आने वाली हैं, बाकियों से पूछते हैं कि आर दे प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जी न्याजी साहब, सुना है आपका भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, आप बताया है अभी दानियाल साहब ने कि अभी तो कुछ नहीं और भी आने वाले हैं बहुत सारे कवानीन, आपके लोग तो वोट करने नहीं पहुंच जाएंगे उन पे? नहीं, देखिए पीटीआई में तो फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासत 8 फरवरी के इलेक्शन ने ही ख़त्म कर ली। जिस तरह का मैंडेट लोगों ने दिया है कि लोग इधर पार्लियामेंट में जीत के आए हैं बग़ैर किसी कैंपेन के, और ख़ाली किस वजह से जीत के आए कि उनके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ था। तो अब तो कोई सोच भी नहीं सकता, और इस तरह के मामलात में जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ्लूइड हो तो कोई अपनी शिप नहीं छोड़ेगा, और ऐसी शिप में जाने के लिए जो पहले ही भंवर का शिकार है। तो पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक दूर दूर तक उसकी कोई हकीकत नहीं है, किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। और जो कानून साजियाँ आने वाली हैं, आपको लगता है कि आपके लिए मजीद खतरा बढ़ जाएगा? पास तो वो कहते हैं हम करवा ही लेंगे। कानून साजी जो नॉर्मल एक्ट हैं उसके लिए इनके पास वाज़े नंबर है, ठीक है, वो तो ये कर सकते हैं। इन्हें नंबर किसके लिए चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे 63A लागू होता है, उस पर पार्टी लाइन हर किसी ने फॉलो करनी ही करनी है। और जिस तरह से आज फजल रहमान साहब ने एक जगह पे बयान दिया कि भाई हुकूमत के साथ जाना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है, तो ये तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये नंबर किसी तरह से पूरे कर सके। बात यह है कि इन्हें अपना फोकस दुरुस्त करने वाली बात है। ये इंपॉर्टेंट, ये डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। हसनात साहब तादाद बढ़ा रहे हैं, आपको बताया दानियाल साहब ने फैक्चुअली कितने केसेस पेंडिंग हैं, तो अवाम का भी कुछ सोचा जाए कि उनका तो भला होगा ना जजेस की तादाद बढ़ने से।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट में बड़ी ज़रूरत है। 24 सीटें इस वक्त खाली हैं, वो फिल होनी ज़रूरी है लाहौर हाई कोर्ट में। सिंध में भी इसी तरह, पेशावर हाई कोर्ट में, लोअर जुडिशरी में बहुत तादाद कम है। इवन जैसे मंसूर, तो आपका ख्याल ये है कि अगर ऐसा इनका इरादा होता तो लोअर जुडिशरी में तादाद बढ़ाते ये लोग? ये बात भी है। और कोर्ट में बड़ी एक जज बड़े एहतियात से सुप्रीम कोर्ट में कोशिश होती है कि जी जो जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करे पेंडेंसी से ज़्यादा, क्योंकि वो जो फैसला होता है वो एक लॉ बनता है जो आता है, फिर आगे उसकी नज़ीर दी जाती है। राइट। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्राइक डाउन हो सकती है ये चीजें, कोई कानून क्या आप देखना है कि इसमें हुकूमत अमूमन इसके अदलिया के मुतल्लिका इस तरह का चीज़ होती है तो इनफॉर्मली डिस्कशन होती है लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल के जरिए। क्या अब ये जो है जो फ्यूचर के 4-5 चीफ जस्टिस हैं उनसे बातचीत हुई है? अच्छा तरीका तो ये था, होगा में भी हुकूमत, अच्छी बात है अगर बातचीत अटॉर्नी जनरल जो है वो सारे जो फ्यूचर के 4-5 चीफ जस्टिस हैं। लेकिन आपका नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई डिस्कशन वगैरह कोई हुई है फिलहाल आपका? अभी तक तो ये प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह ऑन की है बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ रुक भी सकती हैं अगर मामला जैसे मंसूर अली शाह समझिए हुकूमत के भाई निज़ाम को चलाते रहेंगे तो फिर तो कोई इशू नहीं। आई थैंक द जेंटलमैन। नाजरीन, हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।